आप एक नया लैपटॉप ख़रीदना चाह रहे हैं मगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा लैपटॉप ख़रीदें, मगर मैं जानता हूं कि आपको कौन सा लैपटॉप ख़रीदना चाहिए। दिस इज़ अमजद फारूक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी लैपटॉप एक जैसे नहीं होते। कंपनीज कंज्यूमर की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए लैपटॉप्स बनाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस तरह की ज़रूरियात हो सकती हैं या कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें लैपटॉप्स बनते हैं। तो सबसे पहले है फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर्स। स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स जो हैं वो इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं, ऑफिस का ईमेल्स करते हैं और पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते हैं, मीटिंग्स के मिनट्स कंडक्ट करते हैं और कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है गेमर्स। तीसरे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स या वीडियो एडिटर्स, 3D और 2D में काम करने वाले अशख़ास। आखिरी कैटेगरी है कंफ्यूज लोगों की, कि जिनको एक्चुअली में पता नहीं होता, वो लैपटॉप लेना चाह रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने कौन सा काम करना है। तो मतलब ये कि लैपटॉप लेने के बाद एक्चुअली में उनको पता चलेगा कि उनको क्या करना है। लैपटॉप एक्चुअली उनको बताएगा कि उनकी क्या इंटरेस्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट अच्छा खासा होता है लेकिन फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लैपटॉप चाहिए, और कुछ के पास बजट टाइट होता है और ऑब्वियसली फिर उनको समझ नहीं आती कि इस बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप कैसे चूज़ करें। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी। तो स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझ लें कि कौन सा प्रोसेसर नहीं लेना। आपको इंटेल सेलेरॉन का प्रोसेसर नहीं लेना। आपको ऐसा प्रोसेसर भी नहीं लेना जो 10th जनरेशन हो या उससे पिछली कोई जनरेशन हो। और इसके अलावा आपको राइजन का भी कोई प्रोसेसर नहीं बाय करना। अब मैं प्रोसेसर्स की कैटेगरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली प्रोसेसर्स के एंड पे आने वाला एक लेटर जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें U, T, H और X वगैरह आते हैं। इसमें U जो है वो सबसे अंडर पावर या फिर सबसे छोटी कैटेगरी आप कह सकते हैं। ये थोड़ी पावर लेता है और इस तरह से उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी होती है। इसके अगेंस्ट जो H प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेता है, काफ़ी पावर लेता है, लेकिन उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। और P जो है इन दोनों के दरमियान में आता है और इसमें सिर्फ इंटेल का प्रोसेसर आता है, राइजन का प्रोसेसर नहीं आता। तो इससे आगे अगर जाएँ आप तो हाई एंड प्रोसेसर आ जाते हैं HX। जब हम AMD प्रोसेसर की बात करें तो राइजन 3 और राइजन 5 की कैटेगरी भी चल सकती है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन राइजन 5300 आपने बिल्कुल नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा अंडर पावर चला जाता है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इंटेल का प्रोसेसर लें। 11 जनरेशन एटलीस्ट हो, 11 जनरेशन से पीछे नहीं जाना आपने। 12 जनरेशन 13 जनरेशन इज़ ओके। उसमें Core i5 ले सकते हैं आप, Core i7 ले सकते हैं। इसमें U एंड P वाले प्रोसेसर की तरफ आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको तकरीबन 8 GB रैम से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका काम बहुत सिंपल है। लेकिन आपने ये ज़रूर देखने का रैम की स्पीड कितने मेगाहर्ट्ज़ है। तो आजकल अगर आपने अच्छी रैम लेनी है तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली स्पीड वाली आपको चाहिए, ये आप ज़रूर ज़हन में रखें। लेकिन इसके साथ एक और बात है, अगर किसी स्टूडेंट को ये कंफर्म है कि उसने कोडिंग करनी है तो कोडिंग के मामले में वो थोड़ा 16 GB रैम तक जा सकता है। रैम और स्टोरेज के हवाले से अपग्रेड के ऑप्शन ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रैम को और स्टोरेज को अपग्रेड ना कर सकें। तो वो डेफिनेटली लैपटॉप लेते हुए आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कितनी मैक्सिमम अपग्रेड करने की फैसिलिटी है। आजकल स्टोरेज जितनी भी हैं वो तकरीबन SSD ही आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि SATA SSD आपने नहीं लेनी। नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारी SSD चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अगर आपके पास NVMe स्टोरेज है तो क्या बात है, बल्कि तो क्या ही बात है। बाकी आफ्टर सेल सर्विस, अगर आप न्यू लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विस तकरीबन हर कंपनी की आजकल ठीक जा रही है। जितनी भी वारंटी वो देते हैं उसमें से जो भी वो क्लेम करते हैं वो तकरीबन बेहतर है, लेकिन फिर भी आप लोकली उसको रिव्यू कर सकते हैं। ख़रीदने से पहले पूछ सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस में किस तरह से वो चलेंगे आपके साथ। बाकी बिल्ड क्वालिटी कि मैं बात नहीं कर रहा, बिल्ड क्वालिटी आपने खुद देखनी है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में आके प्राइजेज़ और डिफरेंट हो जाती है। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस आपको कितनी मिलेगी। दूसरी कैटेगरी है जनाब गेमिंग लैपटॉप्स। तो गेमिंग लैपटॉप्स के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गेमिंग लैपटॉप्स में प्रोसेसर से ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU यूज़ होता है, क्योंकि इसमें रियल टाइम में रेंडरिंग हो रही होती है। तो आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए। प्रोसेसर जो है
वो भी आपको हल्का नहीं चाहिए, आपको कम से कम एच कैटेगरी और एच एक्स कैटेगरी का चाहिए होगा। लेकिन इसमें चूँकि GPU ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा GPU को एच ज़्यादा है, तो आप एच प्रोसेसर तक रह सकते हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये कि GPU पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एच एक्स प्रोसेसर पे जाने की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उतना ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा जितना ज़्यादा वो महंगा हो जाएगा। एच पे रहें और उसके साथ आप फोकस करें GPU कौन सा आपने यूज़ करना है। इसके साथ साथ अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो 7000 सीरीज़ का आप चूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि AMD प्रोसेसर शायद गेमिंग के लिए अच्छे नहीं होते। नहीं भाई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। और AMD प्रोसेसर का जो 7000 वाली सीरीज़ है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो किसी न किसी हवाले से इंटेल से बेटर भी परफॉर्म कर जाती है गेमिंग के हवाले से। और आजकल इंटेल अल्ट्रा के नाम से जो 15 जनरेशन नई लॉन्च की जा रही है, उसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छी है। जो ग्राफिक कार्ड होता है उसके बगैर भी गेमिंग हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, ये बात सही है कि इंटेल अल्ट्रा जो है वो एक ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर्स हैं, उनमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी होता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता जितना ग्राफिक कार्ड आप लगाते हैं या चूज़ करते हैं। पहले Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 के साथ ये सारे इंटेल के प्रोसेसर आते थे। अभी इन्होंने एक नई नेमिंग दी है। जो हाई एंड प्रोसेसर्स हैं वो इंटेल अल्ट्रा 5, 7 और 9 के नाम से हैं, और जो लो एंड प्रोसेसर हैं वो Core 3, Core 5 और Core 7 के नाम से आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दे दूँ। अगर आप Core i7 12th जनरेशन को कंपेयर करें Core i5 की 13 जनरेशन से, तो आपने हमेशा 13 जनरेशन का Core i5 चूज़ करना है। एक जनरेशन बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस का। तो ग्राफिक कार्ड चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गेमिंग के लिए, तो ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए? 65 वाट के भी आते हैं और 45 वाट के भी आते हैं। तो आपको सबसे पहले ज़्यादा पावर का 65 वाट पे जाना चाहिए। तो नंबर 2 आपने ये देखना है कि इसकी TGP वैल्यू कितनी है। जितनी ज़्यादा TGP वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ग्राफिक कार्ड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। 1650 कार्ड तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें, भूल जाएं, ये आउटडेटेड हो चुका है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2000 की सीरीज़ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम 3000 सीरीज़ और इससे ऊपर वाली सीरीज़ पे जाने की ज़रूरत है। मतलब RTX 4060 ग्राफिक कार्ड आप लगाएं और गेमिंग के मज़े लें। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताइए गेमिंग कंप्यूटर के हवाले से, ये सारे पैरामीटर्स को फ़िल्टर करते हुए जब आप लैपटॉप चूज़ करें तो एक चीज़ का ध्यान रख लें कि ये जो भी आप ग्राफिक कार्ड चूज़ करने जा रहे हैं इसमें हीटिंग इशू तो नहीं है। जब हीटिंग इशू आएगा तो आपके ग्राफिक कार्ड की जो बहुत ज़्यादा महंगा होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और उसमें बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिएटिव्स की, कंटेंट क्रिएटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स और वीडियो एडिटर्स की। उनके लिए लैपटॉप चूज़ करना सबसे महंगा सौदा हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बेहतरीन प्रोसेसर्स के साथ अच्छा GPU भी चाहिए और इसके साथ साथ आपकी रैम भी अच्छी होनी चाहिए। 2D में काम करने वालों के लिए जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा प्रोसेसर इंटेंसिव वर्क फ्लो रहता है, और जो 3D में काम करते हैं उनको प्रोसेसर के साथ साथ अच्छा GPU भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रियल टाइम रेंडरिंग करते रहना होता है। तो अगर आप वीडियो एडिटर हैं और 2D में काम करते हैं तो आप ज़ाहिर है चाहेंगे कि वर्क फ्लो आपका बहुत अच्छा हो और आपका जो कर्सर है, टाइमलाइन है, वो बड़ी स्मूथली वर्क करे और आप जो भी उस पर इफ़ेक्ट्स रख रहे हैं वो रियल टाइम आपको रेंडर करके उसका रिज़ल्ट फौरी तौर पे दे, ना कि आपको वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में ले जाए और फिर आपको वेट करना पड़े। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एक यही चीज़ वीडियो एडिटर्स को परेशान करती है। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रैम है, 16 GB रैम इज़ द मिनिमम ऑप्शन। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए एज अ वीडियो एडिटर तो आपको 32 GB रैम पे जाना चाहिए। 16 GB पे भी काम चल जाएगा अगर आपने शॉर्ट वीडियोस बनानी है और उस पर कुछ इफेक्ट्स वगैरह रखने हैं। लेकिन अगर आपने कोई 10, 12, 15, 20 मिनट की वीडियो बनानी है लोडेड विद डिफरेंट 2D और 3D इफेक्ट्स, तो आपको 32 GB पे जाना चाहिए। तो इसमें जो प्रोसेसर है वो H सीरीज़ के यूज़ होंगे, HS और HX के, और HS का प्रोसेसर लाजमी होना चाहिए और HX अगर हो तो क्या बात है, तो क्या ही बात है, क्योंकि HX की जो सीरीज़ है बेसिकली ये डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस क्या, वो एक्चुअली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर लगाए जाते हैं। i5 भी काम चल जाएगा, i7 हो तो ज़्यादा बेहतर है, और ये 12th जनरेशन से पुराना नहीं होना चाहिए। 13, 14 जनरेशन के प्रोसेसर होंगे तो फिर आपका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। राइजन की 7000 वाली सीरीज़ भी आप ले सकते हैं और उसके साथ 32 GB रैम आप लगा सकते हैं।
इसके साथ अगर हम SSD की बात कर लें तो NVMe वाली आपको स्टोरेज चाहिए और इसकी कैपेसिटी 512 काफ़ी रहेगी। 1 टेराबाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो 1 टेराबाइट पे भी जा सकते हैं। और RTX का 3000 सीरीज़ के जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। ग्राफिक कार्ड का काम ये होता है कि वो रेंडरिंग जो होता है ना उसका टाइम कम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक कार्ड आपका बहुत मुनासिब सा है तो आपको आधा घंटा लगता है अगर किसी वीडियो में, तो ग्राफिक कार्ड के साथ वो 20 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। तो गेमिंग्स वाले कंप्यूटर में और एडिटिंग वाले कंप्यूटर्स में यही मेन डिफरेंस है। उधर GPU को आपने प्रेफर करना है हाई एंड और इधर आपने प्रोसेसर हाई एंड जो है ना वो फाइनल करना है। और अगर आपका काम 3D का ज़्यादा है तो आपको GPU पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4000 सीरीज़ का GPU आप फाइनल करें और फिर आप रेंडरिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 3D का वर्कफ्लो आपका बड़ा इजी हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटीज़ की, जो लास्ट कैटेगरी है, जिनको अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने लैपटॉप किस मकसद के लिए लेना है। तो उनको एक बैलेंस्ड लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें CPU, GPU और रैम का एक अच्छा बैलेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बहुत हाई एंड की तरफ भी नहीं जाना चाहिए और बहुत लो एंड पे नहीं रहना चाहिए। और Core i5 और Core i7 का कोई भी HX पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि i5 और i7 का कोई भी प्रोसेसर ले लें। 8 GB रैम वुड बी इनफ फॉर यू। 2000 सीरीज़ का GPU आपको काम दे जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद, कुछ काम करने के बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप पहले ही एक स्पेसिफिक हाई एंड निश का लैपटॉप ले लेंगे तो आपको बाद में अंदाज़ा होगा कि आपकी इंटरेस्ट थोड़ी डिफरेंट हैं, तो फिर आपके पैसे का ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं उनके लिए 1080p का कैमरा मिनिमम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 720p इतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ साथ एक मैं बात आपको ये बता दूँ कि आजकल क्रोम बुक्स भी हैं। क्रोम बुक्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्रोम बुक्स एक बिगर मोबाइल फ़ोन है जो कि बहुत डेली रूटीन के छोटे मोटे टास्क तो करेंगे, लेकिन कोई विंडो की ऐप उसमें इंस्टॉल नहीं हो सकती। ओनली ब्राउजिंग की जा सकती है, सिंपल ईमेल्स और डेली रूटीन के काम किए जा सकते हैं। तो इसलिए क्रोम बुक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की गाइडलाइन आपको पसंद आई होगी और आप अपनी मर्जी का लैपटॉप खरीद पाएंगे इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट के ज़रूर बताएं कि आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहेंगे और आपकी इंटरेस्ट क्या है। Thank you so much. Allah Hafiz.